आप सभी का स्वागत है। आज की जो ये चर्चा है विद्युत संवाद, राजस्थान विद्युत टैरिफ याचिकाएं 2025-26, मुख्य प्रस्ताव, प्रमुख मुद्दे एवं संभावित प्रभाव। तो आज की इस चर्चा का जो उद्देश्य है वो ये है कि तीनों जो डिस्कॉम्स हैं उन्होंने अपनी जो टैरिफ याचिकाएं दायर की है उसके प्रस्ताव को हम समझे जाने कि इस बार उन्होंने क्या क्या अपने प्रस्ताव रखे हैं। दूसरा यह है कि उनके अंदर हमेशा ही हर साल क्योंकि याचिकाएं दायर की जाती है और हर साल ही कुछ मुद्दे निकल के आते हैं जो उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं। तो उन मुद्दों को हम जाने समझें कि क्या मुद्दे हैं और हम लोग आपसे भी जाने और समझें कि आप लोगों की इस पे क्या राय है और क्या अन्य मुद्दे निकल के आ सकते हैं आज की चर्चा के दौरान, जिनको आगे चल के हम जो इनके सबमिशंस हैं याचिकाओं के, उन सबमिशंस में हम ये बात रख सकें और आप लोग भी इन सबमिशंस के अंदर किस तरह से भागीदार बन सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस प्रक्रिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो इसका प्रभाव और बेहतर हो सकता है और सुदृढ़ हो सकता है विद्युत व्यवस्था के लिए भी। और मैं अब अंशुमन गोथवाल को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाए और जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन को दो। धन्यवाद ललित। आशा है सभी को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है। मैं सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की ये चर्चा हमारी राजस्थान डिस्कॉम्स की जो टैरिफ याचिकाएं हैं उन पर है, जहां हम डिस्कॉम्स द्वारा दिए गए मुख्य प्रस्तावों और उनसे संबंधित जो भी दिक्कतें या इश्यूज या मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। और साथ ही ये भी कोशिश करेंगे कि आगे हम किस तरीके से इस प्रक्रिया में भागीदारी ले सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन के बाद में एक खुली चर्चा रहेगी, जहाँ पे सभी व्यक्ति सभी को अपने विचार व्यक्त करने का एक मौका दिया जाएगा। और कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम कुछ जानकारी अपनी तरफ से फिर से शेयर करना चाहेंगे। तो मैं अब आज की प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। आशा है ये दिखाई दे रही है सभी को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए समग्र राजस्व राजस्व आवश्यकता यानी एआरआर टैरिफ और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं आयोग में डिस्कॉम्स द्वारा। अंतिम तिथि इन याचिकाओं के लिए आपके सामने स्क्रीन पर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूरा एक नियामक प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत डिस्कॉम्स को ना केवल कॉस्ट का अप्रूवल मिलता है, उन कॉस्ट को डिटरमाइन जिस मेथड से किया जाता है उसकी भी स्क्रूटनी की जाती है। टैरिफ्स जो डिस्कॉम्स प्रपोज करने वाला है उसके अप्रूवल होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉस या किसी भी मानक के आधार पर स्थापित किए जाते हैं और कुछ विशेष डायरेक्टिव्स भी कमीशन द्वारा इस प्रक्रिया में दिए जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पब्लिक प्रोसेस है यहाँ पर, और इस पब्लिक प्रोसेस के अंतर्गत कोई भी जनसाधारण अपने कमेंट्स या सुझाव इन प्रक्रियाओं पर दे सकता है। तो ये कुछ जैसा कि नियम है नियामक आयोग के, ये विज्ञापन तीनों डिस्कॉम्स द्वारा पब्लिश किए गए थे और तकरीबन 20,000, 29,000 करोड़ और 26,000 करोड़ तक की राशि एआरआर के तौर पे अप्रूवल के लिए सबमिट की गई है आयोग को। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये राशि काफी बड़ी है और इसलिए जरूरी है कि पारदर्शी और जवाबदेही का सामना डिस्कॉम्स को इस प्रक्रिया में करना पड़े। तो याचिकाओं की कुछ प्रमुख विशेषताएं मैं पहले या की फीचर्स पहले एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले याचिका के अंदर तीनों डिस्कॉम्स ने कुछ स्लैब्स का मर्जर यानी विलय प्रस्तावित किया है, यानी कि जो कम कंजम्पशन वाली स्लैब्स थे यानी बीपीएल आस्था और 0 से 150 यूनिट तक जो भी कैटेगरीज कंज्यूम करती थी उन सभी को मर्ज करके एक कैटेगरी में डाल दिया गया है। हम आगे और जानेंगे इस बारे में, बट स्टिल मैं एक छोटे संक्षेप में हर चीज के बारे में यहाँ बताऊंगा। ऊर्जा शुल्क संशोधन किया गया है, जहाँ कुछ कम कंजम्पशन वाली कैटेगरीज के ऊर्जा शुल्क को बढ़ा दिया गया है, लेकिन मुख्यतः
सारी अन्य कैटेगरीज में और उच्च जो कंजम्पशन वाली कैटेगरीज हैं उनके अंदर ऊर्जा शुल्क का थोड़ा सा कमी की गई है। स्थिर शुल्क या फिक्स चार्जेस जो हम कहते हैं उसको बढ़ाया गया है कम सॉरी ज्यादा कंजम्पशन वाली कैटेगरीज के लिए और बाकी कुछ और कैटेगरीज के लिए भी। रेगुलेटरी सरचार्ज अब की बार पहली बार लगाया गया है 1 रुपए का और ये रेगुलेटरी एसेट्स जो डिस्कॉम्स के हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए लगाया गया है। हम आगे जानेंगे। टीओडी टैरिफ लगाया गया है 10 किलोवाट से ऊपर जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी के ऊपर। औद्योगिक छूट का प्रावधान अब तक रहता था, उस छूट को कम किया गया है। इसके अलावा पिटिशन में व्हीलिंग चार्जेस, कॉस्ट सब्सिडी सरचार्ज, पैरेलल ऑपरेशन चार्ज और एडिशनल सरचार्ज की गणना भी दी गई है। इसके अलावा बिजली खरीद की योजना इसमें दी गई है। बताया गया है कि इस तरीके से कुसुम योजना के आधार पर और पीएम सूर्य घर योजना के आधार पर बिजली की खरीद की जा रही है। ऐसा कहा गया है, ऐसा प्रस्तावित है कि डिस्कॉम्स इस अगले 2 वर्ष में यानी वित्त वर्ष 25 और 26 में सरप्लस में रहेंगे और उनको शॉर्ट टर्म पे किसी भी तरीके से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना का डिटेल इसमें दी गई है और कुछ नई परियोजनाएं जो राज्य में आने वाली है उसके बारे में भी बताया गया है। ट्रांसमिशन लॉसेस, वितरण लॉसेस के टारगेट्स और एक्चुअल वैल्यूज दी गई हैं। इसके अलावा आरडीएसएस कार्य और कुछ कंज्यूमर सेंट्रिक और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ जो मेजर्स डिस्कॉम लेने वाला है उनके बारे में बात की गई है। तो हम इन सभी के बारे में बात करेंगे अभी आगे प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले जो एक कदम रहता है टैरिफ पिटीशन का, वो होता है ऊर्जा बिक्री का पूर्वानुमान, यानी कि डिस्कॉम कितनी ऊर्जा बेचने वाला है उसका एक पूर्वानुमान। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अभी तक जो तरीका यूज किया जा रहा था डिस्कॉम्स द्वारा वो एक क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट के आधार पे किया जा रहा था, यानी कि पिछले 3 वर्ष पे औसत कितनी ग्रोथ हुई, 5 वर्ष पे कितनी हुई और 7 वर्ष पे कितनी हुई, और उसी के आधार पे डोमेस्टिक का पूर्वानुमान किया जाता था। और डोमेस्टिक, लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नॉन डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर, जो चार हमारे मेजर 90% कंजम्पशन वाले कैटेगरीज है उनमें मुख्यतः इसी तरीके से पूर्वानुमान किया जाता है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो जैसे मैंने जोधपुर डिस्कॉम के कुछ ग्राफ्स आपके सामने रखे हैं, तो इन ऊर्जा बिक्री जो एक्चुअल होती है वो पूर्वानुमान से काफी ज्यादा विचलित होती है। जैसे कि अगर आप लार्ज इंडस्ट्रियल सर्विस का देखेंगे तो ये 23% और 18% तक विचलित हुई है। इसी तरीके से 21% तक कम ऊर्जा की खपत हुई ना। अब ऊर्जा की खपत कम या ज्यादा होने में दोनों ही अवस्था में डिस्कॉम को नुकसान है। कम होने की अवस्था में डिस्कॉम को जो कॉन्ट्रैक्टेड लॉन्ग टर्म की कैपेसिटी है उसके फिक्स चार्जेस एक्स्ट्रा देने होते हैं, और जहां ज्यादा हो जाती है उसकी खपत वहां पे उसे शॉर्ट टर्म पे अपना एक्सचेंज से बिजली लेनी होती है जो अत्यधिक महंगी होती है। तो ये जो गणना की प्रणाली है ये इसमें अभी कई खामियां हैं और इसी के आधार पे लेकिन अभी गणना की गई है ऊर्जा पूर्वानुमान के लिए। ट्रांसमिशन लॉसेस की अब हम बात करें तो ट्रांसमिशन लॉसेस में काफी लंबे समय से 2021 से ही आयोग ने कह रखा है कि आपको अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर के लॉसेस अलग अलग करके देने हैं और इसके लिए अलग अलग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जाने हैं। इसके लिए डिस्कॉम्स ने एक कमेटी का गठन भी किया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई और इस निर्देश का पालन नहीं हुआ। और दूसरा जो इसमें एक मुख्य बात है ट्रांसमिशन लॉस में कि हमारे राज्य में जो ट्रांसमिशन लॉस है इसकी दर बहुत ही उच्च है, यानी ये 8.06% है। जबकि एट द सेम टाइम अगर मैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या दिल्ली के फिगर्स को देखूं तो आप देख सकते हैं कि ये 4% के नीचे है, जबकि मध्य प्रदेश में तो 3% के नीचे ही है। तो इन उच्च ट्रांसमिशन लॉसेस की वजह से भी काफी हानि राज्य के उपभोक्ताओं को होती है। वितरण लॉसेस की बात करूं यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की बात, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के लिए वर्ष 2000 वित्त वर्ष 2025 और 2026 में टारगेट्स दिए गए हैं। जयपुर में 25 में 15% और 26 में 14% का टारगेट दिया है। वहीं जोधपुर ने 25 में
13.92 और 26 में 12.49 का टारगेट दिया है। लेकिन अगर हम अ, भूतकाल के डेटा को देखें तो जोधपुर डिस्कॉम तो जितना भी उसको टारगेट दिया गया था डिस्कॉम द्वारा, सॉरी आयोग द्वारा, उसको कभी भी पूरा नहीं कर पाया है। इसी तरीके से जयपुर डिस्कॉम भी काफी सीधे तरीके से हम देख सकते हैं कि टारगेट्स की पूर्ति नहीं कर पाया है। अजमेर डिस्कॉम एक अपवाद है जिसने टारगेट से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया और इसी कारण वो सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले डिस्कॉम्स में शामिल है हिंदुस्तान के। अब हम बिजली खरीद की बात करें तो बिजली खरीद के लिए अभी जो आकलन दिया गया है वो मौजूदा और आने वाले संयंत्रों के अनुमानित उत्पादन के आधार पर किया गया है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जो अनुमान दिया गया है उसमें और एक्चुअल जो उत्पादन या खरीद होती है उसके अंदर अत्यधिक विचलन होता है। और कई बार जो बिजली खरीद की दर है वो 20 से 25 से 30-40% तक भी विचलित हो जाती है या डेविएट कर जाती है। तो ऐसे में जरूरी है कि एक्चुअल जो बिजली की दरें हैं, एक्चुअल जो उत्पादन हो रहा है उस पर आकलन किया जाए। इसके अलावा खरीद लागत में कमी की बात कही गई है पिटीशन के अंदर, यानी कि ये कहा गया है कि वर्ष 2024 का जो वित्त वर्ष था उसके अंदर इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट बिजली की 5.02 थे। लेकिन काफी सारे उपायों की वजह से, जिसके अंदर आरईबी है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी सीईआरसी के कुछ रेगुलेशंस हैं और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी वजह से वर्ष 2025 में उन्हें कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट 4.86 हो जाएगी। इसी तरीके से यह कहा गया है कि वर्ष 2026 में कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट 4.70 हो जाएगी, ऑल्दो इसके डिटेल्ड एनालिसिस या डिटेल्स गणना के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि कुसुम के कारण वर्ष इसके अलावा पीएम सूर्य घर के कारण और काफी ज्यादा पावर जो लास्ट ईयर सरेंडर करनी पड़ी थी, इसकी वजह से इस साल शॉर्ट टर्म में कोई भी बिजली खरीद की योजना नहीं बनाई गई है। लेकिन अगर हम देखें तो वर्ष 2025 में ही सितंबर से लेके जनवरी तक के महीने में इन 5 महीनों में ही जहां वर्ष 2024 में डिस्कॉम्स ने मिलकर 2072 मिलियन यूनिट खरीदे थे, और लेकिन इस 5 महीनों में ही वो 4000 यूनिट ऑलरेडी खरीद चुका है। और फरवरी के माह में भी डिस्कॉम्स राजस्थान का जो डिस्कॉम्स है वो बिजली खरीद में सबसे ऊपर थे। तो यह एक अतार्किक और असंगत बात है जो कही जा रही है कि शॉर्ट टर्म में बिजली खरीद की कोई योजना नहीं है। बिजली खरीद में नए संयंत्र और कुसुम योजना का प्रभाव भी लिया गया है, लेकिन कुसुम योजना में हम देख रहे हैं कि राजस्थान के डिस्कॉम्स की जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, वो उतनी नहीं है जितने के टारगेट्स थे। तो इस टारगेट्स की विसंगति के अलावा एक और जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो ये है कि किसी भी तरीके के पंप स्तरीय सौर ऊर्जाकरण नहीं किए जाएंगे और डिस्कॉम का फोकस कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी पर रहेगा, और कंपोनेंट सी में भी फीडर स्तरीय सौरकरण पर रहेगा। यानी फीडर कंपोनेंट सी का जो कुसुम स्कीम का पंप स्तरीय सोलराइजेशन है उस पर कोई फोकस नहीं किया गया है। इसी तरीके से पीएम सूर्य घर योजना के भी टारगेट्स दिए गए हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम गुजरात, महाराष्ट्र या बाकी स्टेट के कंपैरिजन में जब हम राजस्थान राज्य को देखते हैं तो राजस्थान राज्य में जो एप्लीकेशंस है रजिस्ट्रेशन के बाद में उनका नंबर काफी कम है, और उन एप्लीकेशंस का कन्वर्जन रेशो जो है वो भी 10 से 20% ही है, जबकि गुजरात के अंदर ये 60 से 70% है। लेकिन फिर भी जो टारगेट दिए गए हैं उनको श्रेणीवार उपभोक्ता बिक्री अनुमानों में शामिल किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना के का लाभ लेते हुए ही एक मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना राजस्थान डिस्कॉम्स की पिटीशन में प्रस्तावित की गई है। ये ऑलरेडी चली आ रही योजना का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है। अभी पिछली गवर्नमेंट तक की योजना के अंदर 100 यूनिट फ्री हुआ करते थे। नई योजना में 150 यूनिट प्रति माह के
अनुसार फी दिया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि 150 यूनिट प्रति माह से ज्यादा कंज्यूम करने वालों को 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाएगा। उनको सिर्फ स्मार्ट मीटर का 75 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा। इसके अलावा 150 यूनिट प्रति माह से कम यूज करने वालों को अगेन 150 यूनिट फ्री दिए जाएंगे। और इनका क्लस्टर बेस्ड सोलर और दो में बैटरी लगाया जाएगा। इनके लिए इंसेंटिव भी दिया गया है 1 रुपए पर यूनिट का, जो ये भी यूनिट ये ग्रिड में इंजेक्ट करेंगे। लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि अभी तक भी ये एक क्वेरी रहा करती थी कि हमें मुफ्त छूट नहीं मिल रही, तो उनके लिए एज सच कोई एडिशनल छूट नहीं है। सीएफए के अंदर पीएम सूर्य घर के तहत जो प्रोविजंस हैं वही उन पर भी लागू होंगे। उनको बस 15 पैसे की अतिरिक्त छूट और एक मुफ्त इंडक्शन टॉप की बात कही गई है। इसको जहां पे मेंशन किया गया है कि ये स्कीम लाई गई है, बहुत जरूरी है ये बताना भी कि इसके अंतर्गत जो भी सोलर प्रोडक्शन होगा उसको किसी भी तरीके से किसी भी आकलन में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा नई परियोजनाओं की बात की गई है बिजली खरीद में, लेकिन वहां पे भी कुछ भ्रांति है, जहां पे एनएलसी सीपीएसयू स्कीम, सोलर ग्रीन को पीएसपी प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी, और जो भी आप ये लाल में इंगित देख रहे हैं, इन सब का डेट ऑफ कमीशनिंग 2026 के काफी बाद में आएगा हमारे विचार में। तो इनको कैसे नई परियोजनाओं और अभी की बिजली खरीद की योजना में शामिल किया गया है, ये स्पष्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एक ऊर्जा चार्जेस और फिक्स चार्जेस में संशोधन किया गया है। तो डिस्कॉम ने जो प्रस्ताव किया है मैं उसके बारे में बताऊंगा। डिस्कॉम का कहना है कि उन्होंने टैरिफ संरचना जो है उसको डिस्कॉम की लागत संरचना के अनुरूप बनाने का प्रयास किया है। तो इस संबंध में सभी श्रेणियों के एनर्जी चार्जेस उन्होंने कम किए हैं, और राजस्व तटस्थता लेकिन बनाई गई है, यानी रेवेन्यू न्यूट्रलिटी बनाई गई है। यानी कि ये चार्जेस कम और ज्यादा होने के बाद भी पिछले टैरिफ से जो रेवेन्यू आ रहा था उतना ही रेवेन्यू अभी भी डिस्कॉम्स को आएगा। और कुछ श्रेणियों को स्लैब को विलय किया गया है सिंप्लीफाई करने के लिए टैरिफ के स्ट्रक्चर को। लेकिन हमारे विचार में अभी जो टैरिफ अनुसूची आई है वो ट्रांसपेरेंसी, सिंप्लिसिटी यानी सरलता, और इक्विटी और अफोर्डेबिलिटी के प्रिंसिपल्स के आधार पर वाजिब नहीं है, और ये इन प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं कमजोर करती है। जो बाकी रिवीजन दिए गए हैं एनर्जी चार्जेस में और फिक्स चार्जेस में, उसका कोई भी तार्किक आकलन नहीं किया गया है। जहां कहा गया है इसको लागत संरचना के अनुरूप बनाने का प्रयास है, लेकिन हमारे विचार में ये अभी भी लागत संरचना के अनुरूप नहीं। तो जैसे अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे सामने अभी एक टेबल है जिसके अंदर की पिछला जो हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर था और जो प्रपोज टैरिफ स्ट्रक्चर है, दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीपीएल आस्था कार्ड होल्डर और स्मॉल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो हैं 50 यूनिट तक के, उनके लिए एनर्जी चार्जेस 4 रुपए 75 पैसा हुआ करता था, और 150 रुपए प्रति कनेक्शन प्रति मंथ हुआ करता था। लेकिन अभी उसको बढ़ाकर 6 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है, जहां फिक्स चार्जेस सेम रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि बीपीएल आस्था कार्ड होल्डर, स्मॉल डोमेस्टिक और जनरल डोमेस्टिक वन जो कैटेगरी है, यानी 150 यूनिट प्रति मंथ तक की जो कैटेगरी है, उन सबको मर्ज करके एक कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे एक समानता के जो नियम है उनका उल्लंघन देख रहे हैं, जहाँ पे आपने उनकी एनर्जी चार्जेस की दर भी बढ़ा दी और फिक्स चार्जेस को भी कम नहीं किया। तो जैसा कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2016 का भी एक लाइफलाइन कंजम्पशन का मुद्दा है कि 50 यूनिट तक तो लाइफलाइन कंजम्पशन है, जो कि प्रयास होना चाहिए मुफ्त दिया जाए। ये पूरी तरीके से उल्लंघन करता है ये जो नया टैरिफ स्ट्रक्चर है। इसके साथ में जो नया टैरिफ स्ट्रक्चर है ये
इसमें हम देखेंगे आगे कि ये शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैरिफ है जो कि लो कंजम्पशन कैटेगरीज पे कर रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे गुजरात में 3 रुपए 26 पैसे है, दिल्ली में और भी कम है, लेकिन राजस्थान में 6 रुपए का काफी ज्यादा टैरिफ है। इस संबंध में ये बात ऑल्दो कही जाती है कि ये कैटेगरीज ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है, लेकिन सब्सिडाइज हम जैसा जानते हैं ये स्कीम्स के थ्रू आता है, लेकिन टैरिफ स्ट्रक्चर और टैरिफ डिजाइन हमारा इस तरीके का होना चाहिए कि वो इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी और समानता के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। इसके अलावा एक और जो ध्यान देने योग्य बात है कि हाई कंजम्पशन कैटेगरी जो है 300 से 500 यूनिट और 500 से ऊपर यूनिट की जो कैटेगरीज हैं उनके एनर्जी चार्जेस कम किए गए हैं। उनकी मुख्यतः एनर्जी चार्जेस 7 रुपए से 7.5 रुपए कर दिए गए हैं, जो कि पहले 7 रुपए 35 पैसे और 7 रुपए 95 पैसे हुआ करते थे। लेकिन उनके फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, 400 रुपए प्रति कनेक्शन प्रति मंथ से 500 रुपए कनेक्शन प्रति मंथ, और 450 प्रति कनेक्शन प्रति मंथ 500 यूनिट से ऊपर कंज्यूम करने वालों के लिए से 800 रुपए प्रति कनेक्शन प्रति मंथ। ये एक स्वागत योग्य कदम है हमारे विचार में, क्योंकि फिक्स चार्जेस उसी प्रपोर्शन में वसूले जाने चाहिए जिस प्रपोर्शन में वो डिस्कॉम को लग रहे हैं। लेकिन स्टिल मेरे अभी एक्चुअल जो रिकवरी है कॉस्ट बेसिस पे वो कम है। तो ये एक आकलन है हाउस होल्ड कंजम्पशन और हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के आधार पे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कम आय वाले परिवार जो है वो बिजली पर अपने आय का उच्च प्रतिशत खर्च करते हैं। यानी अमीर परिवार कम खर्च करते हैं और गरीब परिवार ज्यादा खर्च करते हैं बिजली के ऊपर। तो इस वजह से ग्रामीण उपभोक्ताओं को उच्च आर्थिक असमानता का सामना करना पड़ता है। और ग्रामीण ऊर्जा उपयोग और आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि एनर्जी चार्जेज यानी परिवर्तनीय ऊर्जा शुल्क जो है उसको कम रखा जाए। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि 50 यूनिट प्रति माह वाले बीपीएल कंज्यूमर्स के लिए एवरेज बिलिंग रेट जहां राजस्थान में 9 से 10 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा है, वहीं गुजरात में यह है 1 रुपए 6 पैसे और दिल्ली में 3 रुपए 4 पैसे है। इसी तरीके से तो ये जरूरी है कि बीपीएल और स्मॉल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए स्थायी और ऊर्जा शुल्क में जो वृद्धि है उसको संगत रूप से रिवाइज किया जाए। इसके अलावा जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि अभी जो टैरिफ व्यवस्था है वो उसकी स्थायी शुल्क जो है, स्थायी लागत का वितरण है वो असमान है। तो 50 केवी तक के उपयोग करने वाले उपभोक्ता को असंगत रूप से स्थायी लागत का भुगतान करना पड़ता है। इसी तरीके से कृषि के लिए स्वीकृत भार के आधार पर भी स्थायी शुल्क से अधिकतम मांग पर स्थानिक करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे किसानों पर अनावश्यक सब्सिडी कम हो। रेगुलेटरी सरचार्ज की बात करेंगे। रेगुलेटरी सरचार्ज लागू किया गया है 1 रुपए प्रति यूनिट के आधार पर। रेगुलेटरी सरचार्ज जहाँ की हम जानते हैं कि जो पिछले कुछ वर्षों से इकट्ठा किया हुआ रेवेन्यू अनफंडेड गैप है, जो आयोग द्वारा अप्रूव्ड होता है लेकिन डिस्कॉम्स द्वारा कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया जाता, वो होता है। और जैसा कि हम जानते हैं जयपुर डिस्कॉम में जहां 20,000 करोड़ का और अजमेर डिस्कॉम में 18,000 करोड़ का और जोधपुर डिस्कॉम में तकरीबन 22,000 करोड़ का रेगुलेटरी एसेट्स अभी है। तो लगभग 50,000 करोड़ का रेगुलेटरी एसेट्स है। इस पे ब्रॉडली 5,000 करोड़ का कैरिंग कॉस्ट हर साल डिस्कॉम को पे करना पड़ता है। तो इसका लिक्विडेशन का प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन इसके लिए कोई भी प्लान नहीं दिया गया है अभी। और साथ में जैसा कि आप देख सकते हैं 1 रुपए प्रति यूनिट का जो रेगुलेटरी सरचार्ज है, इसके अंदर कहा गया है हमारा फ्यूल प्राइस और पावर एडजस्टमेंट सरचार्ज भी इंक्लूडेड रहेगा। यानी कि फ्यूल सरचार्ज और रेगुलेटरी सरचार्ज की अधिकतम सीमा 1 रुपए रहेगी। यानी किसी माह में अगर फ्यूल सरचार्ज आपका 20 पैसे प्रति यूनिट है, तो उस माह में रेगुलेटरी सरचार्ज 80 पैसे प्रति यूनिट रहेगा। और अगर किसी माह में फ्यूल सरचार्ज 40 पैसे है, तो उस माह में रेगुलेटरी सरचार्ज 60 पैसे रहेगा। यहाँ पे ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान में एक स्पेशल फ्यूल सरचार्ज भी लगता है, जिसके बारे में यहाँ नहीं कहा गया है कि ये इस रेगुलेटरी सरचार्ज के अंदर सम्मिलित है या इसके बाहर है। टीओडी टैरिफ की बात करेंगे तो टीओडी टैरिफ लागू किया गया है 10 किलोवाट से ऊपर जितनी भी कंज्यूमर्स है उन सभी पे।
यानी कि अगर हम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ऊर्जा यूज करते हैं तो 5% उस पर सरचार्ज रहेगा। अगर 12 बजे से 4 बजे तक ऊर्जा का यूज होता है तो 10% सरचार्ज रहेगा, 10% की छूट रहेगी। और शाम 6 बजे से 10 बजे तक ऊर्जा का उपयोग होता है तो फिर उसमें 10% का सरचार्ज रहेगा। ये पूरा सरचार्ज एनर्जी चार्जेस यानी जो आपके परिवर्तनीय चार्जेस हैं उन पर है। स्टिल कोई ठोस आकलन या गणना नहीं दी गई है कि कितने कंज्यूमर्स इसको अडॉप्ट करेंगे या इसका ओवरऑल डिस्कॉम के रेवेन्यू पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये मोस्टली स्मार्ट मीटर्स जो है उनके इंस्टॉलेशन के बाद संभव हो पाएगा। आरडीएसएस कार्य की भी बात की ही गई है इस पिटीशन में। आरडीएसएस कार्य के कई फीडर विभाजन और चोरी कम करने से लेके कई उद्देश्य हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं सामने कि हमारे डिस्कॉम्स की जो प्रगति है आरडीएसएस कार्य को लेके वो संतोषजनक नहीं है। अभी भी स्मार्ट मीटर्स का चलन उतना नहीं है जितना कि आरडीएसएस कार्य के अंतर्गत होना चाहिए। और बाइफरकेशन ऑफ 33 केवी फीडर, 11 केवी फीडर का बाइफरकेशन और सेग्रीगेशन अभी भी बहुत ही निम्न स्तर पर है। तो इस पर तो ये सब कुछ गतिविधियां हैं जो कि डिस्कॉम ने कहीं कहीं है कि इसके द्वारा वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करेगा और इंश्योर करेगा कि रेवेन्यू की पूरी वसूली की जाए। लेकिन जहां हम देख पा रहे हैं कि काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो कि डिस्कॉम ने यहाँ पे प्रस्तावित की है, लेकिन भूतकाल में देखें या पहले देखें हम तो या उनकी अभी तक की प्रगति को देखें तो वो संतोषजनक नहीं है। इसी तरीके से कुछ उपभोक्ता केंद्रित गतिविधियां भी डिस्कॉम ने प्रस्तावित की है, जिसके बारे में हम सभी भी अपने अनुभव से जानते होंगे। जैसा कि कहा गया है कि 10 किलोवाट तक केवल 2 दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन सब एप्लीकेशन तक कनेक्शन मिल जाएगा। रियल टाइम ट्रैकिंग और एसएमएस अपडेट होंगे। तेज प्रोसेसिंग की जाएगी और ई मित्र के साथ सहायता से लोड परिवर्तन, भुगतान, नाम चेंज इत्यादि प्रोसेस किए जाएंगे। तो हम हमारे सभी के कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी होंगे कि किस तरीके से ये सब जो प्रस्तावित गतिविधियां हैं ये पहले भी थी कुछ इनमें से, और किस तरीके से इनका क्रियान्वयन अभी तक हो रहा था। इसी तरीके से रूफटॉप सोलर यानी पीएम सूर्य घर के लिए कहा गया है कि आवेदन या जमा या परीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और 10 किलोवाट तक का कनेक्शन के लिए कोई फिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा सेवा और दक्षता में कुछ सुधार के लिए भी कुछ मेजर्स बताए गए हैं, जिसके अंदर काफी सारे मेजर्स दिए गए हैं, जिसमें एक प्रमुख मेकर एक है एकीकृत बिलिंग और जिला मुख्यालय पे भुगतान के 24 घंटे के भीतर कनेक्शन और निर्माणाधीन घरों के लिए स्थायी कनेक्शन जो अभी तक टेम्परेरी दिया गया जा रहा था। इसके अलावा डिस्कॉम ने ग्रीष्मकालीन तैयारी की भी अपनी कुछ मेजर्स दिए हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इनकी। कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो कि यानी कि कुछ निर्देश हैं जो कि बिजली आयोग द्वारा डिस्कॉम्स को दिए गए हैं, लेकिन तकरीबन 2 से 3, 4, 5 साल होने के बाद भी इनका क्रियान्वयन नहीं किया गया है। जैसे वोल्टेज वाइज लॉसेस और सेल्स की बात करूं मैं, तो वोल्टेज वाइज लॉसेस और सेल्स एक ऐसी चीज है जिसका कि 4 साल से अधिक से किसी भी तरीके का कोई अनुपालन और स्टडी नहीं की गई है। हमारा जो व्हीलिंग चार्जेस है उसका कंप्यूटेशन पूरा इस निर्देश के आधार पर होता है, लेकिन एप्टल की एक बहुत पुरानी दी गई मेथोडोलॉजी के आधार पर ही उन बिलिंग चार्जेस की गणना की जा रही है, क्योंकि इसको लेके कोई भी स्टडी डिस्कॉम से नहीं की है। इसके अलावा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लॉसेस की सेपरेट अकाउंटिंग की बात की गई थी, जिसके बारे में भी अभी कोई नहीं अनुपालना नहीं की गई है। डिफेक्टिव मीटर्स की बात करें तो डिफेक्टिव मीटर्स को लेकर कमीशन ने कहा है कि 10% से ज्यादा डिफेक्टिव मीटर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर मैं पिछले साल का ही वो पिटीशन देखूं तो जोधपुर डिस्कॉम में जहां 40% तक डिफेक्टिव मीटर्स थे, वहीं पे अजमेर डिस्कॉम में 15 और जयपुर डिस्कॉम में 20% मीटर डिफेक्टिव बताए गए थे।
एसेट मोनेटाइजेशन के लिए बात की गई थी, जहां पे जितने भी एसेट्स हैं डिस्कॉम के, लैंड से लेके पोल्स पे, उनकी मोनेटाइजेशन का तरीका और प्लान शेयर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उस पे कोई भी एक्शन, सेटिस्फैक्ट्री एक्शन नहीं लिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजीज की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट की काफी लंबे समय से जिक्र है। इसको पार्शियली सबमिट किया गया था पिछले साल, लेकिन इस साल फिर से इसको सबमिट नहीं किया गया है, और इसकी भी अनुपालना नहीं की गई है। दो सर्कल्स की बात कही थी रिस्क आयोग ने कि उसको अडॉप्ट करेंगे सीनियर मैनेजमेंट, एमडी और डायरेक्टर टेक्निकल, लेकिन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हम देखेंगे तो नहीं हुआ है। जैसे जयपुर में, धौलपुर में काफी ज्यादा लॉसेस है अभी भी। इसके अलावा एनर्जी ऑडिट की भी था, एक आयोग ने निर्देश दिया था, लेकिन इनकम्प्लीट एनर्जी ऑडिट डेटा ही सबमिट किया जा रहा है। इसके अलावा कई अन्य विषय भी है, मैं थोड़ा जल्दी समाप्त करना चाहूंगा अपनी प्रेजेंटेशन को। जैसे आरपीओ अनुपालन को लेके अभी भी डिस्कॉम किसी तरीके से गंभीर नहीं दिखता है। डिस्कॉम ने एक पिटीशन भी डाला था, जिसके अंदर जो पुराना आरपीओ का कंप्लायंस नहीं हुआ है उसका उसको वेव ऑफ करने की बात कही है। डिस्कॉम ने कहा है कि हमारे कुछ प्लांट्स वेस्ट टू एनर्जी के आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए, इस वजह से हमारा आरपीओ कंप्लायंस नहीं हुआ है। लेकिन ये वजह गलत है, क्योंकि इसके लिए डिस्कॉम को संबंधित जनरेटर कंपनी को उत्तरदायी बनाना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो डिस्कॉम इस साल भी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं ले रहा है। कॉस्ट प्लस टैरिफ रिजीम में जरूरी है कि कुछ रिटर्न ऑन इक्विटी डिस्कॉम्स को मिले, जिससे कि वो अपनी आगे की भविष्य की प्लानिंग भी कर सके। तो इसलिए जरूरी है कि वो एफिशिएंटली ऑपरेट करे और रिटर्न ऑन इक्विटी को अपने टैरिफ पिटीशन में डाले। सामान्यतः ये कहा जाता है कि राज्य सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिली, लेकिन इसको इस पर ध्यान देना अत्यधिक जरूरी है। एक्सचेंज से खरीद की बात करें तो हम पिछले साल डिस्कॉम ने ₹7.25 प्रति यूनिट से एक्सचेंज की खरीद की थी, और कहा जा रहा है कि इस साल वो एक्सचेंज से खरीद नहीं करेंगे। लेकिन ये काफी अतार्किक और असंभव हमारे विचार में है। और ऐसा लगता है कि डिस्कॉम कह रहा है कि हम ट्रू अप के वक्त पे अगर कुछ खरीद होगी तो जाकर ले आएंगे, लेकिन ये एक तरीके से काउंटर इंट्यूटिव प्रपोजल है, क्योंकि अगर ट्रू अप के वक्त पर ही सब कुछ होना है तो फिर एआरआर पिटीशन का फिर फाइल करने का कोई मतलब ही नहीं है। सब कुछ ट्रू अप के वक्त पर ही दे सकता है। गैर टैरिफ आय और अन्य आय को बढ़ाने की जरूरत है एसेट मोनेटाइजेशन के द्वारा। याचिका दस्तावेजों में हमेशा की तरह काफी त्रुटियां हैं, जैसे कि काफी सारी मशीन रीडेबल नहीं है पिटीशन, एक्सेल के फॉर्मेट्स नहीं दिए गए हैं। काफी ऐसे भाग हैं फॉर्मेट्स के जो कि बिल्कुल भी पठनीय नहीं है। इसके बारे में कई बार कमीशन को भी लिखा हमने इस बार, लेकिन संतोषजनक उत्तर उसमें नहीं मिला। यहाँ तक कि जोधपुर डिस्कॉम ने तो अपने जो कमीशन के डायरेक्टिव्स की अनुपालना वाला एनेक्सर है वो भी सबमिट नहीं किया। तो ये एक अगेन एक मुख्य और काफी गंभीर विषय है। डेटा में विसंगतियां हमेशा रह रही हैं डिस्कॉम्स द्वारा। हम एक्सेल फॉर्मेट में डेटा देखेंगे तो एनर्जी सेल्स का डेटा हमें कुछ और मिलता है और पिटीशन डॉक्यूमेंट में कुछ और मिलता है। तो इसके अलावा अगर मैं ट्रू अप में देखूं तो हमें लोड फैक्टर्स काफी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन एआरआर में देखूं तो लोड फैक्टर्स बहुत कम मिलते हैं। तो एक काफी विसंगति भी है, और काफी अतार्किक तरीके से ये डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दोषपूर्ण मीटर की हम बात कर चुके हैं। वार्षिक रिपोर्ट में इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने भी कई गंभीर मुद्दे हाईलाइट किए हैं, जैसे इन ईआरपी, आईटी और ईआरपी का सिस्टम नहीं है। लीज होल्ड्स और जो भी एसेट्स हैं उनका रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं है। यहाँ तक कि काफी सारी पुरानी लैंड्स हैं जो कि आज भी डिस्कॉम के नाम पे नहीं है, जो आरएसीबी के नाम पर ही चल रही हैं, और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं है, प्रॉपर ईयर मार्किंग नहीं है। उसी तरीके से कैपिटल वर्क प्रोसेस का प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में डिस्कॉम्स के काफी कमियां बताई गई हैं। तो इस तरीके के कुछ विषय हैं, अन्य विषय हैं जो कि मुख्यतः ये इम्पोर्टेंट है।
अब आगे की दिशा में अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा। जैसे कि टैरिफ एक मुख्य चीज है जिसपे आमतौर पे उपभोक्ताओं की फोकस की वजह से डिस्कॉम्स का भी फोकस रहता है। लेकिन गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता भी अपने आप में एक चैलेंज है। जैसे कि अभी हम पिछले इंदाद जी जुड़े हैं, उन्होंने बताया था कि 300 से 400 गांव अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे बिजली नहीं है। हम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जानते हैं, आप सैफी सेडई का डेटा देखेंगे तो भी देखेंगे कि रिलायबल सप्लाई और मतलब 12 घंटे भी बिजली नहीं आती है। तो ऑल्दो हमें डेटा में और रिपोर्ट्स में शायद कुछ और देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी गुणवत्ता और सुरक्षा और विश्वसनीयता के मुद्दे हैं जिन पर भी कार्य करने की जरूरत है। मूलभूत चुनौतियों का समाधान करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। यानी कि किस तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं दिया जा रहा, किस तरीके से डिस्कॉम के एम्प्लॉयज भी ना बिना किसी ट्रेनिंग और सेफ्टी इक्विपमेंट के काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज का अत्यधिक अभाव है, और किस तरीके से काफी सारा जो एक पावर सेक्टर की जो मूल्य श्रृंखला है, वैल्यू चेन है, उसका सारा भार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे आ जाता है। तो सिस्टमेटिक तरीके से काफी सारे चैलेंजेस हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भी फेस करने पड़ते हैं, उसके स्टाफ को भी फेस करने पड़ते हैं, जिनके बारे में बात नहीं की जा रही। आ, बिजली क्षेत्र में लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहन भी एक मुख्य विषय है जिसको लेकर हम आज जुड़े हैं, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे भी। जैसे कि अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं कि राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में पिछले साल सिर्फ 20 से 30 लोगों ने टेरी पिटीशन पे अपने सुझाव दिए थे। डिस्कॉम ने अब की बार प्रेजेंटेशन रखी थी विद्युत भवन में, जहां पे सिर्फ हम यानी सेंटर फॉर एनर्जी और एनवायरनमेंट एंड पीपल की तरफ से रिप्रेजेंटेशन था। कुछ लोग ऑनलाइन हो सकता है जुड़े हों, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन एक इतने बड़े राज्य से इतनी कम भागीदारी डेफिनेटली चिंताजनक है, और इसकी जरूरत है कि भागीदारी को बढ़ाया जाए। अ, तो दूसरा लॉन्ग डिस्कॉम्स के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का भी एक इशू है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। तो ये मेरी एक प्रेजेंटेशन और एक प्रस्तुति है, और मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा प्रेजेंटेशन को। और किसी भी प्रश्न या किसी भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी आपका कोई भी आपत्ति हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो उसके लिए हम लोग सदैव अवेलेबल हैं आपके पास। ललित, मेरा और बाकी सीप के कॉन्टैक्ट्स और ईमेल हैं, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। और बहुत जरूरी है कि हम इन जन भागीदारी के प्रोसेसेस में पार्टिसिपेशन बढ़ाए, क्योंकि ये सार्वजनिक उपक्रम है, और सार्वजनिक उपक्रमों को सही तरीके से वो फंक्शन करें, इसका एक ही तरीका है कि वहां पे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए, जवाबदेही निर्धारित की जाए उनसे कि ये नियम है, आपने ये बोला था, आपने ये क्यों नहीं किया। और ये एक प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे उपलब्ध है, तो मैं बिल्कुल सबसे निवेदन करूंगा कि उसका उपयोग करें, और किसी भी तरीके से सबमिशन करने में आपको हमारी मदद की जरूरत हो प्लीज रीच आउट। ये हमारा वेबिनार या विद्युत संवाद है वो टैरिफ पिटीशन के पहले है, और इसका उद्देश्य था टैरिफ पिटीशन के कुछ चीजों को सामने लाना। एक बार टैरिफ पिटीशन की हियरिंग्स के बाद जब टैरिफ ऑर्डर आ जाएगा तब हम एक और वेबिनार करेंगे, इसके अंदर हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि टैरिफ ऑर्डर में क्या क्या नई चीजें निर्धारित की गई हैं, और क्या अभी भी उसमें कुछ कमियां ऐसी हैं डिस्कॉम्स की जिनकी की पूरी तरीके से अनुपालना नहीं की गई है। तो इसी के साथ मैं हूं आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज हमसे जुड़े रहिए, और किसी भी प्रश्न की अवस्था में प्लीज आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद।